स्नाइपर द व्हाइट रेवन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कहानी यूक्रेन और रशिया वॉर के ऊपर है, इसलिए इसकी शुरुआत यूक्रेन के पीसफुल एरिया डेनवर्स को दिखाते हुए होती है, जहां जैक नाम का एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ एमा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। एमा एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी, जबकि जैक स्कूल में मैथ्स पढ़ाता था। वो रोज अपनी साइकिल से बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाया करता था। यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जैक के घर पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी वगैरह नहीं होने के कारण उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं मिल पाती थी। जब जैक स्कूल में जाता था तो ब्रेक टाइम में वो थोड़ी देर टीवी पर न्यूज देख लिया करता था। ऐसे ही एक दिन टीवी देखने पर उसे पता चलता है कि यूक्रेन की राजधानी में प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है और रशिया यूक्रेन पर हमला करके उस पर कब्जा करना चाहता है। अब इस खबर को सुनने के बाद वो नॉर्मली अपनी क्लास में चला जाता है और बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लगता है। लेकिन उसकी क्लास में एक बेन नाम का बच्चा है जो बहुत शरारती है। वो जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसलिए उसे जब भी मौका मिलता है वो जैक की इंसल्ट करता है और जैक को स्कूल से हटवाने के बारे में सोचता रहता है। पर जैक एक जिम्मेदार टीचर है, इसलिए वो कभी भी उसकी इन हरकतों से गुस्सा नहीं होता है। अब हमें इसके आगे दिखाया जाता है कि रोजमर्रा की सुबह जैक स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा होता है कि तभी वो रास्ते में कुछ सोल्जर्स को खड़ा देखता है, जिन पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है, जिसको देखकर वो हैरान है और सोच पड़ जाता है कि आखिर सारे बच्चे कहां गए। लेकिन तभी वो टीवी पर एक न्यूज देखता है जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रशियन आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो दरअसल रशियन सोल्जर्स थे। अब पूरा मामला समझते ही वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है, क्योंकि एमा घर पर अकेली थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रशियन सोल्जर्स उसकी पत्नी को पकड़कर पीट रहे होते हैं। और जब जैक अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है तो रशियन सोल्जर्स उसको भी पकड़कर मारने लगते हैं। जैक उनको रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, तुम लोग प्लीज उसको मत मारो। ये सुनकर एक रशियन सोल्जर उनके घर को आग लगाकर वहां से जाने लगता है। लेकिन अपने घर को जलता हुआ देखकर एमा गुस्से से पागल हो जाती है और वो रशियन सोल्जर्स पर पत्थर फेंकने लगती है, जिसकी वजह से एक रशियन सोल्जर उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है, जिसे देखकर जैक सुनने रह जाता है। वो बेबस अपनी पत्नी की बॉडी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो बहुत दुखी था क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाया था। जिसके कुछ घंटे बाद दो यूक्रेनी सोल्जर जैक के पास आते हैं और उसकी पहचान करने के बाद वो दोनों उसकी पत्नी एमा के लिए कब्र खोदते हैं। जिसके बाद वो जैक को बोलते हैं कि तुम अपनी पत्नी को यहाँ पर दफना दो। अब क्योंकि रशियन सोल्जर्स ने उसके घर को जला दिया था और उसकी पत्नी को भी मार डाला था, इसलिए अब वो बदले की आग में जल रहा था कि कब वो रशियन सोल्जर से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेगा। इसलिए वो यूक्रेनियन सोल्जर्स को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। जिसे सुनकर पहले तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन बाद में वो दोनों जैक को अपने साथ मिलिट्री बेस ले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले जैक लकड़ी के उस एंगल को अपने पास रख लेता है जो उसकी वाइफ ने उसकी सुरक्षा के लिए बनाया था। अब वो लोग मिलिट्री बेस में पहुंच जाते हैं, लेकिन यूक्रेनियन कमांडर जैक को आर्मी में शामिल करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि ये बंदा कोई जासूस भी हो सकता है। लेकिन जैक कमांडर को कहता है कि रशियन सोल्जर्स ने मेरे घर को जला दिया और मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को मार दिया, इसलिए मेरे पास अब जीने की कोई भी वजह नहीं बची है और जब तक मैं रशियन सोल्जर्स को नहीं मारूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं अपने देश को बचाना चाहता हूँ ताकि रशियन सोल्जर किसी और के घर को ना उजाड़ पाए। जिसे सुनने के बाद कमांडर जैक को यूक्रेनियन आर्मी में भर्ती कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जैक को बंदूकों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और जब बाकी के सोल्जर्स बंदूकों को असेंबल कर रहे होते हैं तो जैक उनके सामने सबसे स्लो बंदूक असेंबल करता है, जिससे सभी सैनिकों को लगता है कि वो कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन जैक अपना पूरा फोकस ट्रेनिंग पर लगाता है ताकि वो जल्द से जल्द एक अच्छा सोल्जर बन पाए। ऐसे ही एक दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वो अपने सीनियर को बोलता है कि मुझे जैक कहकर मत बुलाया करो, मैं अपना कोड नेम रेवन रखना चाहता हूँ। जिस पर उसके सीनियर हंसते हैं और उसको बोलते हैं कि कोड नेम ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपनी पूरी कोशिश से ट्रेनिंग में लगा रहता है। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते हैं तब भी जैक अकेले अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। इसी दौरान एक दिन उनका कमांडर उनको बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है, इसलिए तुम लोगों में से जो लोग भी स्नाइपर बनना चाहते हैं वो अपने हाथ उठाओ। जिसे सुनकर बहुत कम लोग अपना हाथ उठाते हैं, जिनमें जैक भी होता है। जिसे देखकर सभी लोग हंसते हैं। कमांडर उसको बोलता है कि तुम्हें तो बंदूक भी असेंबल नहीं करना आता है, तुम कभी भी स्नाइपर नहीं बन सकते। लेकिन जैक कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूं और मैं ये साबित भी कर सकता हूं। वो कमांडर को कहता है कि आप मेरा कोई भी टेस्ट ले सकते हैं। जिसके बाद कमांडर उसको टेस्ट देते हुए कहता है कि तुम्हें सिर्फ 20 सेकंड में इस बंदूक को असेंबल करना होगा और जैक आंखों पर पट्टी बांधकर बंदूक को असेंबल करना शुरू करता है और सिर्फ 18 सेकंड में ही बंदूक को असेंबल कर देता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और जो लोग पहले जैक पर हंस रहे थे अब वो उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब इसके बाद जैक की स्नाइपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और जैक स्नाइपर ट्रेनिंग को भी पूरी जी जान से सीखने लगता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इन सभी स्नाइपर्स को बंदूकें दी जानी थी। यहाँ पर बाकी सभी स्नाइपर्स को बंदूक का नया और बेहतरीन मॉडल दिया जाता है, लेकिन जैक को एक पुराने मॉडल की बंदूक जो कि सही से काम भी नहीं करती थी वो दी जाती है। अपने साथ ऐसा भेदभाव देखते हुए जैक अपने सीनियर को कहता है कि सर मुझे भी नए मॉडल की बंदूक चाहिए। जिस पर उसका सीनियर गुस्से से उसको बोलता है कि पहले तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम एक अच्छे स्नाइपर हो, उसके बाद तुम्हें नए मॉडल की बंदूक मिल जाएगी। जिसके लिए जैक तैयार हो जाता है। अब इन सभी स्नाइपर्स की लास्ट ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें सीनियर्स सभी स्नाइपर्स को बताते हैं कि जब तुम लोग अपने दुश्मन पर छुपकर निशाना साध रहे होंगे तब तुम लोगों को चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए बिल्कुल भी हिलना नहीं है और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करके उसको शूट करना है। इसके बाद सीनियर एक एक करके सभी स्नाइपर के पास शूट करने लगता है और जो भी सोल्जर गोली लगने के डर से जरा सा भी हिलता है वो उसे ट्रेनिंग से बाहर कर देता है। ऐसे जब जैक के पास सीनियर गोली चलाता है तो वो अपनी जगह पर बेखौफ लेटा रहता है। यहाँ पर जैक अपने टारगेट पर उसी पुरानी बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इनका सीनियर उसको बोलता है ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि तुम्हें अपना टारगेट सिर्फ एक बार ही देखने के लिए मिलेगा। और जैसे ही जैक अपना टारगेट देखता है तभी उसकी आंखों को ढक दिया जाता है, जिसकी वजह से जैक का निशाना थोड़ा चूक जाता है। लेकिन सभी को पता था कि अगर जैक को नई बंदूक दी जाती और उसकी आंखों के आगे कुछ ना रखा जाता तो वो अपना निशाना बिल्कुल सही लगाता, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है और जैक भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जिसके बाद अब रात को इन स्नाइपर्स का नाइट शूट टेस्ट होता है, जिसमें ट्रेनर के फ्लेयर गन को शूट करते सभी स्नाइपर्स को उस फ्लेयर की रोशनी में अपने अपने टारगेट पर गोली चलानी थी। लेकिन जैक गोली नहीं चलाता है क्योंकि वो मैच में बहुत अच्छा था, इसलिए वो उस फ्लेयर गन की रोशनी में सिर्फ अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा अपने माइंड में फटाफट से लगा लेता है और फिर जब पूरी तरह अंधेरा हो जाता है वो अपने टारगेट को शूट करता है और उसका निशाना बिल्कुल ठीक सेंटर पर लगता है, जो उसके सिवा और कोई नहीं कर पाया था। जिसके बाद नेक्स्ट डे रिजल्ट आता है और सीनियर जैक को सैल्यूट करते हुए बोलता है कि तुम पास हो चुके हो। जिसके बाद कर्नल जैक को कहते हैं कि तुम जल्दी से अपनी जरूरत की सभी चीजों को पैक कर लो क्योंकि तुम्हें बाकी स्नाइपर्स के साथ एक जरूरी मिशन पर भेजा जा रहा है। अब इनका फर्स्ट मिशन ये था कि पास ही एक चेक पॉइंट पर रशियन आर्मी ने कब्जा कर रखा है और इनको वो चेक पॉइंट रशियन आर्मी से फ्री करवाना है, जिसके लिए जैक अपने सभी साथियों के साथ उस एरिया में घुस जाता है। यहाँ पर वो सब अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। यहाँ पर इन सबको एक एक टारगेट भी दिया जाता है और जैसे ये लोग रशियन आर्मी पर शूट करने वाले होते हैं तो ये देखते हैं कि एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ जा रही है, जिससे कर्नल सबको शूट ना करने के लिए बोलता है। वही रशियन आर्मी उस गाड़ी को रोक लेते हैं जिसमें एक कपल कहीं जा रहा था। रशियन आर्मी उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर उनके पासपोर्ट लेकर अपने पास रख लेते हैं और उन्हें काफी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं। जिसे देखकर जैसे कर्नल स्नाइपर्स को शूट करने के लिए बोलता है तो एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स अपने अपने टारगेट को शूट करके निपटा देते हैं। अब इन स्नाइपर्स का पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए ये सभी खुशी खुशी वापस बेस पर आ जाते हैं, जहां जैक देखता है कि उसके बाकी के साथी बेस पर नहीं है और जब वो इसके बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो एक दूसरे मिशन पर गए हैं, जहां पर उन्हें एक और बात पता चलती है कि उस मिशन पर उनके कई सारे साथी मारे जा चुके हैं और उन सबको एक ही स्नाइपर जिसका नाम एडम है उसने मारा है, जो रशियन आर्मी का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब इनका नेक्स्ट मिशन शुरू होता है, जिसके लिए सभी स्नाइपर्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां रशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आने वाली थी। सबसे पहले जैक अपने साथियों के साथ इस जगह पर बॉम्ब फिट करने लगता है और खुद को घास के अंदर छुपाकर रशियन आर्मी के आने का इंतजार करता है। और जैसे ही कुछ टाइम के बाद रशियन आर्मी वहां पर आने लगती है तो जैक देखता है कि उन रशियन आर्मी में उसका स्टूडेंट बेन भी था, जो स्कूल में हर टाइम उसे परेशान करता था। अब वो रशियन आर्मी में शामिल हो चुका है और जैक को अपने स्टूडेंट को मारना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही कर्नल शूट करने का ऑर्डर देता है तो जैक थोड़ा सोचने के बाद अपने जज्बातों को साइड में रखता है और बारूद पर शूट कर देता है, जिससे बेन समेत सभी रशियन
आर्मी वाले मारे जाते हैं। जिसके बाद कर्नल उससे गुस्से में पूछता है कि तुम क्या सोच रहे थे, जिस पर जैक उसे बताता है कि उन रशियन सैनिकों में मेरा एक स्टूडेंट भी था जिसे मारने में मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था और इसके लिए मुझे बुरा फील हो रहा है। लेकिन कर्नल उसको समझाता है कि ये बेन की चॉइस थी कि उसने गद्दारों को चुना, इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये लोग वापस अपने बेस आ जाते हैं। यहाँ पर अब कर्नल अपना ज्यादातर टाइम जैक के साथ ही बिताता है क्योंकि अब वो पूरी तरह से जैक पर विश्वास करने लगा है। कर्नल जैक को बताता है कि मेरी 2 बेटियां हैं और उनको नहीं पता कि मैं आर्मी में कर्नल की जॉब करता हूँ। उनको मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक काफी बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरी वाइफ भी मेरी बेटियों को ये नहीं बताती है कि मैं आर्मी में हूँ। जिसे सुनकर जैक भी कर्नल को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी दिखाते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन कर्नल जैक को संभाल लेता है। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग फिर से अपने अगले मिशन पर निकल पड़ते हैं। ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए सभी स्नाइपर्स छुपने के लिए अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। ये लोग इसलिए यहाँ पर आए थे क्योंकि इन्हें कहीं से पता चला था कि रशिया के कुछ सिपाही इधर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। इस मिशन में कर्नल जैक के साथ ही था। तभी कुछ टाइम के बाद जैक यहाँ पर नोटिस करता है कि उन रशियन सोल्जर्स के साथ वो सोल्जर भी आया था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी। वो सोल्जर बिल्कुल जैक के निशाने पर था, जिसको देखकर जैक कर्नल से पूछता है कि क्या मैं उस पर शूट कर सकता हूँ, जिस पर कर्नल कहता है कि अभी नहीं। जैक फिर से देखता है कि वो रशियन बिल्कुल उसके निशाने पर है और शायद फिर कभी उसे ये मौका ना मिले, इसलिए वो फिर से जब कर्नल से पूछता है तो कर्नल उसे फिर से एक बार मना कर देता है क्योंकि अब जैक अपनी पत्नी का बदला लेना चाहता था। इसलिए वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता है और उस सोल्जर पर शूट करके उसे मार डालता है। लेकिन इससे रशियन सैनिकों को इनके बारे में पता चल जाता है। कर्नल जैक पर भड़क जाता है कि तुमने क्या किया। लेकिन तभी एडम, जो कि रशियन आर्मी का एक तेज तर्रार स्नाइपर था, वो कर्नल को शूट करके मार डालता है और सभी रशियन सोल्जर्स इन पर बॉम्ब फेंकने लगते हैं। लेकिन जैक कर्नल की बॉडी को उठाकर वहां से दूर भागने लगता है। कुछ देर बाद वो उनकी रेंज से बाहर हो जाता है, जिसके बाद वो वापस बेस में आता है। लेकिन वो बहुत उदास था क्योंकि उसकी गलती की वजह से कर्नल मारे गए। लेकिन जैक अब ये कसम खाता है कि वो एडम को मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। इसलिए वो अगले मिशन के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ रशियन स्नाइपर्स की लोकेशन का पता चलता है, जिससे वो अपना टारगेट फिक्स करके एक रशियन स्नाइपर को शूट करके मार गिराता है। लेकिन तभी दूसरा स्नाइपर जैक पर शूट कर देता है, जिससे जैक घायल हो जाता है। लेकिन जैक उस स्नाइपर को भी शूट करके मार गिराता है। अब क्योंकि जैक जख्मी था तो इसलिए वो एक सीक्रेट अड्डे पर जाकर अपने जख्म के ठीक होने का इंतजार करता है। तभी आर्मी हेड उसे कॉल करके कहता है कि हमारी आर्मी ने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। वो जैक को बोलते हैं कि तुम जल्दी से बेस पर आ जाओ और जैक बेस पर पहुंच जाता है। अब मिशन शुरू होने से पहले सभी सैनिकों को सारी जानकारी दी जाती है कि उस स्नाइपर की गोलियां बहुत दूर तक जाती हैं। उसने अब तक 5 सबसे कारगर यूक्रेनी स्नाइपर्स और 3 मशीन गनर्स को मार गिराया है। उस स्नाइपर का नाम एडम है। हेड उन सबको ये भी बताता है कि एडम सबसे पहले यूक्रेनी सोल्जर्स को मारता है और फिर उनकी फोटोज और वीडियोस को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है ताकि वो यूक्रेनी लोग और खासकर यूक्रेन आर्मी का मनोबल तोड़ पाए। एडम के पोस्ट इंटरनेट पर डालने की वजह से यूक्रेनी आर्मी को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, जहां पर कुछ सैनिक बोलते हैं कि हमें उस लोकेशन पर माइंस बिछा देनी चाहिए। लेकिन जैक उनको बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हम उस जगह पर माइंस बिछाएंगे तब तक एडम हमारा सफाया कर देगा। इसलिए हेड उनसे कहता है कि हम वहां 2 ग्रुप्स में जाएंगे। एक ग्रुप उन रशियन स्नाइपर्स पर सामने से अटैक करेगा जिसमें वो लोग बिजी हो जाएंगे। तभी दूसरे ग्रुप वाले उन पर अटैक करेंगे जिससे उनका ध्यान बढ़ जाएगा और जैक इसी का फायदा उठाकर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाएगा जहां रशियन स्नाइपर्स होंगे और उनको मार गिराएंगे। प्लान बन जाने के बाद ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और जल्दी ही अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। दोनों ग्रुप्स रशियंस का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे जैक को मौका मिल जाता है और वो बिल्डिंग में घुस जाता है। जैक वहां पर अपने सामने 2 रशियन स्नाइपर्स को देखकर उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। जिसके बाद जैक अपने साथियों को कहता है कि मेरा रास्ता क्लियर कर दो, जिससे सभी यूक्रेनियन सोल्जर रशियन के बहुत सारे सैनिकों को मारकर उसके लिए रास्ता साफ कर देते हैं। जैक आगे बढ़ता है जहां एडम ये नोटिस करता है कि कोई भी सोल्जर उसको रिपोर्ट नहीं दे रहा है, जिससे उसे थोड़ा शक होता है और वो चेक करने के लिए खुद ही छत पर जाने लगता है क्योंकि छत पर भी एक रशियन स्नाइपर था जो मर चुका था, जिसे देखकर वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है जहां पर उसको जैक की पत्नी का वो खिलौना दिखाई देता है और उसी वक्त जैक ऊपर से कूदता है और एडम को मार डालता है। लेकिन इसकी वजह से एक रशियन स्नाइपर को थोड़ी सी आवाज आ जाती है जिससे वो अलर्ट हो जाता है। लेकिन जैक उसी टाइम उसके पास एक ग्रेनेड फेंकता है और उस स्नाइपर को भी मार डालता है। जिसके बाद अब हम ये देखते हैं कि एडम जब ऊपर छत पर चेक करने के लिए गया था तो उसने अपने बेस पर कॉल करके बैकअप बुला लिया था। इसलिए अब रशियन आर्मी वहां पर आ रही होती है। उन लोगों को नहीं पता कि एडम मारा जा चुका है, इसलिए वो एडम को कॉल करके कांटेक्ट करते हैं। लेकिन कॉल जैक उठाता है जो कहता है कि तुम लोगों का अब टाइम खत्म हो चुका है। ये कहकर वो ट्रक के ड्राइवर को शूट कर देता है, जिससे सभी रशियन सिपाही ट्रक से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यूक्रेन के स्नाइपर्स ने पहले ही उन पर निशाना साध रखा था और जैसे वो सब बाहर आते हैं यूक्रेनी स्नाइपर्स उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सभी मारे जाते हैं। जैक अब इस लड़ाई का हीरो बन चुका था, इसलिए अब वो सभी को मारने के बाद वापस अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है। वो उसे उदास भरे मन से बोलता है कि मैंने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया है, लेकिन मुझे अब अपने देश की सेवा करनी है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। इतना कहते हुए वो अपने अगले मिशन पर निकल जाता है, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको देशभक्ति की ये गाथा पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।